बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक पाकिस्तान और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, तोशा खाना से एक घड़ी की खरीदारी हुई और उसे फिर बेच दिया गया। उसमें कानूनी सुकम क्या मौजूद हैं? क्या कानूनी दायरा कार में रहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहीं पे कोई खिलाफ वर्जी की है? अगर खिलाफ वर्जी हुई तो कानूनी दायरा कार के तहत घेरा तंग क्या सिर्फ चेयरमैन PTI पे होगा या मजीद अफराद पे भी हो सकता है? अगर कहीं पे खिलाफ वर्जी नहीं की गई तो क्या अखलाकी तौर पर तोहफे को बेचने का एक बयानिया बनाया जा रहा है और क्या इस पर सियासत की जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक जो वजाहतें सामने आई वो किस हद तक वैलिड है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च किन मकासद के तहत सुस्त रवि का शिकार है? रावलपिंडी पहुंचने के बाद इस्लामाबाद में दाखिले के हवाले से क्या प्लान होगा? चीफ जस्टिस ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं कामरान मुर्तजा साहब की दरखास्त के ऊपर कि जो उन्होंने कहा था कि जुमे या हफ्ते को लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद में दाखिल होने का इम्कान है जिससे मामूलाते जिंदगी मुतासर हो सकते हैं, इनको रोका जाए, तो जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि आईनी खिलाफ वर्जी का खतरा वाजे है तो अदलिया मुदाखलत करेगी, अभी यह कबल अज वक्त होगा। इसके साथ साथ आर्मी एक्ट में तरामीम जो होने जा रही हैं वो किन शिकों में होंगी, किन वजूहात के बायस होंगी, इस पर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब, माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बात का आगाज करते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आप क्या समझते हैं कि तोशा खाना केस में इमरान खान साहब के खिलाफ किस हद तक ठोस शवाहिद मौजूद हैं और इस केस में अगर खान साहब फंसते हैं तो किस हद तक फंसेंगे? देखिए, तोशा खाना केस को अगर हम लेते हैं तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट ये था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चला जिसमें कहा गया कि 2019 में अगर ये घड़ी बेची गई या 20 में, तो उस साल के जो गोशवारे उन्होंने इनकम की स्टेटमेंट जो दी थी उसमें इंदराज नहीं किया बल्कि गालिबन नेक्स्ट ईयर में था। और ये मैटर चला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और उन्होंने कहा कि जी ये चूंकि मैंडेटरी था, आपने देना था और आपने नहीं दिया, तो उनको डी-सीट कर दिया गया मियाँ वाली की सीट से और कहा कि चूंकि ये इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी है तो हम आपको उस मखसूस इलेक्शन के लिए जिसके लिए आप जीत के आए थे डिस्क्वालीफाई करते हैं, उन्हें डी-सीट कर दिया। साथ ही उसके अलावा उन्होंने लिखा कि जी एक कोई क्रिमिनल केस बनाया जाए इस हद तक सिर्फ कि जनाब ये जो नॉन डिक्लेरेशन है या वक्त पे डिक्लेरेशन ना करना, ये क्या कोई कानूनी तौर पे जुर्म बनता है या नहीं? क्योंकि हमने बहुत से केसेस में इलेक्शन कमीशन के पहले देखा था कि जिनमें जाली डिग्री होती थी, अगर जाली डिग्री साबित हो जाती थी तो फिर वो सेशन कोर्ट्स को लिखते थे कि जी इसके खिलाफ जालसाजी का मुकदमा करें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ साल का फर्क है और उसमें भी अभी वो केस अब चले गए हैं अपील में। तो जहां तक ये जो एपिसोड शुरू हुआ है टीवी पे आके, कल वो एक उमर फारूक जहूर साहब आए और उन्होंने कहा कि जी ये घड़ी जौन सी है उन्होंने खरीदी है। अब अगर घड़ी उन्होंने खरीदी है, जितने की भी खरीदी है और बेचने वाले ने जितने की भी बेची है, तो कानूनी तौर पे इसमें कोई जुर्म नहीं होता कि कोई शख्स अपनी जाती मलकियत की किसी चीज को 1 रुपये में बेचता है या 1 लाख में। फिर उसके बाद ये देखना है कि जी उसने खरीदी किससे है। उसने ओरल बात कर दी, जबानी बात पे कभी भी अदालतें नहीं जाती। कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिखाया कि ये $2 मिलियन की अगर ट्रांजैक्शन थी तो इस ट्रांजैक्शन में ये रिसीट है, क्योंकि अगर 2 मिलियन की कोई चीज़ किसी को बेचता है तो वो रिसीट ज़रूर होती है या उनके पास कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है कि जी फलाना शख्स आया था, उसने ये खरीदी या हमने उस पे ये बेची। उसके अलावा ये बात की जा रही है कि जी इमरान खान साहब ने ये जो घड़ी ली थी इसमें कानून की खिलाफ वर्जी तब होती कि अगर इमरान खान साहब ने या तो इजाज़त ना होती कि तोशा खाना से आप कोई गिफ्ट आइटम ले सकते हैं। क्योंकि ज़हन में एक बात रखिए, बड़ी ये बात की जा रही है कि जी वो तो एक यादगार घड़ी थी या ऐसी चीज़ थी। तो तोशा खाना के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑफर दी जाती है उस पर्सनैलिटी को कि जिसको वो गिफ्ट दिया जाता है
कि वो उसको उसकी जो तयशुदा रकम है जो कि 20% है, बाद में इमरान खान साहब ने 50% की, वो ले ले। अदरवाइज आफ्टर अ ईयर उसने हर हाल में नीलाम होना है। उसने कभी किसी की और जगह पे जाके नहीं डिस्प्ले हो जाना कि जी ये एक इस मुल्क के किसी शख्स को, पर्सनैलिटी को ये घड़ी मिली थी। तो अगर उसकी खिलाफ वर्जी नहीं हुई और लीगली वो ले सकते थे, और जो उसकी असेसमेंट हुई है अमाउंट की कि जी कितने अमाउंट की थी, तो वो एक सरकारी कमेटी थी जिसने कहा कि जी इसकी एवेल्यूएशन इतनी है, इसके 20 या 50% वो दे दें। वो उन्होंने दे दिया। अब उसके बाद उन्होंने मेरे सामने से जो गुजर रहा है, खासकर सोशल मीडिया पे एक रसीद आ रही है F7 की, एक शॉप है बहुत बड़ी जिसमें रोलेक्स और इस किस्म की कीमती घड़ियों का कारोबार होता है। 2019 की वो रसीद है जो ये बताती है कि उन्होंने 5 करोड़ 10 लाख की इस शख्स यहाँ पे बेच दी। और उसके बाद जो उमर फारूक ने जो दिखाई है असेसमेंट की, वो नवंबर 2022 की है रसीद। तो आप खुद अंदाजा करें कि अगर वो घड़ी ले रहा है महीनों पहले, साल पहले, तो वो अभी जाके उसकी असेसमेंट कराएगा लेने के बाद कि जी इसकी वैल्यू क्या है। तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि ये एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए, पॉलिटिकल पर्पस के लिए, और इमरान खान साहब को जो वो कहते आ रहे हैं कि जी मुझे असल में तो अगर उनको टेक्निकली नॉकआउट करना है वो तो इलेक्शन कमीशन और वो प्रोसेस है। ये प्रोसेस उनकी जाती उसके ऊपर एक जो वो कह रहे हैं कि मैं अब इनको लेके जाऊंगा, यानी आपको कानूनी नुक्ता नजर में इसमें कोई सुकून दिखाई नहीं देता। इस पे राय कादिर खान मंदोखेल साहब की भी ले लेते हैं। एब्सोल्युटली इसमें किसी किस्म का कोई सुखम नहीं है। ठीक, मंदोखेल साहब आप भी माहिर कानून हैं, आप भी वकील हैं, आपने भी बहुत सी केसेस लड़े होंगे। आपकी नज़र के अंदर अगर ये सियासी मामला है या कानूनी मामला है, अगर जरदारी साहब गाड़ी ले सकते हैं, BMW ले सकते हैं, लेक्सस ले सकते हैं 15% कीमत के ऊपर, और नवाज शरीफ साहब भी मर्सिडीज गाड़ी 15% के ऊपर ले सकते हैं जो तोहफे में मिली हुई है, तो फिर अगर खान साहब ने 20% के ऊपर खरीद ली तो उसमें कबाहत क्या है? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कोई कबाहत नहीं है कि तोशाखाना का रूल्स ये कहता है कि आप जो सर्टेन अमाउंट है या परसेंटेज है उसके ऊपर आप चीज रख सकते हो, लेकिन अपनी जाती इस्तेमाल के लिए। चलो कानून में ये नहीं लिखा हुआ है, अखलाकियात का दर्स इनके सामने देना तो मैं मजाक समझता हूँ। बात ये है कि आज अगर वो शेख मोहम्मद पाकिस्तान जो आ रहे थे, जो कि अब नहीं आ रहे शायद नए शेड्यूल के मुताबिक, वो जो इस घड़ी का दास्तान गोगी से लेके उमर फारूक तक, उमर फारूक से लेके शेख तक, शेख से लेके वो F7 की शॉप तक, ये सारी चीजें वो क्या सर पकड़ के बैठा होगा, ये कौन सी मखलूक है जिसको मैंने तोहफा दिया था और मेरे तोहफे को, मेरी मोहब्बत को बाजार में नीलाम कर दिया। आप जो जरदारी साहब का या नवाज शरीफ साहब के दिए, उन्होंने अपनी पर्सनल यूज के लिए, उन्होंने धंधा नहीं बनाया, उन्होंने कस्टम की गाड़ियों के तरह सस्ती गाड़ी लेके डेंट पेंट करा के बाजार में नहीं बेचा। और एक घड़ी जो दुनिया में यूनिक है, राजा अब्बास साहब को ये भी कहना चाह रहा हूं मैं कि तोशाखाना के रूल्स क्या कहते हैं। तोशाखाना के रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी एंटीक चीज आप उसको खरीद नहीं सकते हो। ये कौन सा रूल्स उन्होंने अपने लिए, जो बात 20% का ये बता रहे, फिर 50%, और फिर जो आपने इसकी वैल्यू लगाई है तो किससे लगवाई है? अभी तो बता रहे हैं कि उस वक्त के डॉलर के हिसाब से 1 अरब 70 करोड़ की मालियत है। आपने 5 करोड़ रुपये लिए। 5 करोड़ के भी छोड़े, आप इमरान नियाजी साहब की वो तकारीर देख ले जिन्होंने ये कहा कि ये घड़ी मैंने 3.5 करोड़ की बेची और मैंने रोड बनाया और मैंने हुकूमत के बड़े फख्र से कहा मैंने हुकूमत के पैसे खर्च नहीं किए। आप तो कहते हैं कि सारे अदारे मेरे नीचे है, तो क्या सीढ़ियां भी आपके अंदर नहीं थे कि आप अपने घर का रोड बना सके? क्या एक शेख का, एक हमारे इस्लामी मुल्क का जो हम हज के लिए जाता है, उनके तोहफे को आपने बाजार में बेचा। मंदोखेल साहब अगर यही बात हो कि इवैल्यूएशन उसकी गलत करवाई गई है तो हेड ऑफ प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी ये होती है। उसके अलावा ये कस्टम के ऑफिसर 20वें ग्रेड के जो उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, उसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी खुद या उनका एक मेंबर होता है, ये तीनों लोग मिलकर उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद अंदाजा लगाया जाता है कि इसकी कुल मालियत कितनी है। आप हुकूमत में मौजूद हैं, इन तीनों अफराद से इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, मामला खुल के सामने आ जाएगा।
मैं तो एक सवाल कर रहा हूं, मैं तो एक सवाल को यासिर साहब, ये पेन है जिसकी कोई औकात नहीं है, अगर मुझे कोई ये बेच दे मैं इसको बाजार में बेचूंगा, आप मुझे बात तो फिर अपने घर का आटा ले आऊंगा उसे या अपने घर की गली बनाऊंगा। यहां से हमारी अखलाकियात का पता चलता है कि हम कौन सी मखलूक है और किस सोच के लोग हैं, और अखलाकियात और दर्स और इस्लामी रियासत मदना ये सारी चीजें तो फिर पीछे रह जाते हैं। आप तो करें चलो वो उन्हें एलिवेशन किया, उसके अपने अफसरान थे, ठीक ही होंगे, लेकिन वो 1 अरब 70 करोड़ का उस वक्त तक 5 करोड़ या 10 करोड़ वैल्यूएशन कैसे कराई है? पहली बात तो अब ये बताए, उसको भी छोड़े। मैं तो कहता हूँ 10 करोड़ की घड़ी 10 करोड़ में बेचा, 1 करोड़ घड़ी 1 करोड़ में बेचा। आप मुझे बताओ क्या हमारे सऊदी भाई की किंग की मोहब्बत को आपने बाजार में नीलाम कर दिया और फिर आपने नीलाम कर दिया तो उस पैसों का ट्रांजेक्शन क्या? मोहतरम राजा साहब फरमा रहे हैं कि वो मैंडेटरी है, वो भाईजान मैंडेटरी नहीं है। मैं और सदाकत अब्बासी साहब एमएनए है, ये लाजमी है, ये लाजमी है, आपने अपने एसेट्स पे शो करना है। क्या वो एसेट्स पे शो किए? ये तो एक घड़ी है यासिर साहब, ऐसे 58 आइटम है। ये दोनों मियाँ बीवी उसको राजा बाजार समझ के सुबह जाते थे, शॉपिंग करके कालीन वालीन पेन वेन उठा के ले आते थे और फिर बाजार में बेच के फिर उसके पैसे जमा करते थे। खुदा का वास्ता, रियासत पाकिस्तान है, रियासत मदीना बनाने की आपने कोशिश की। आपने एक अखलाकी जवाब उठाया, इसी अखलाकी जवाब का जवाब अब्बासी साहब से ले लेता हूं। अब्बासी साहब, फर्ज कर लीजिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए, कहीं पे कोई हुक्म नहीं था, कोई भी खिलाफे कानून काम नहीं किया गया। सवाल ये बनता है कि मुल्क के मकबूल लीडर जो नौजवान नस्ल की जहन साजी कर रहे हैं मुस्तकबिल के लिए, क्या उन्हें जो तोहफा मिला था उसको बेचना जरूरी था या उसे अपने पास रखा जाता? यासिर, बहुत शुक्रिया। आपके नाजरीन सुन रहे होंगे कि बड़ी ज़बरदस्त मुदल्लल गुफ्तगू की आमिर अब्बास आजा साहब ने, और उसके बाद जब मंदो खेल साहब की बारी आई और आपने बड़े टेक्निकल सवाल किए तो उन्होंने कहा अनारकली तुमने मेरा सरे बाज़ार तोहफ़ा सरे बाज़ार नीलाम कर दिया। यानी ये आपको सुनने को मिला। कोई गुफ्तगू में कोई आइन कानून कोई ज़ाब्ते की बात नहीं है, बस वो अनारकली तुमने मदीना की रियासत बनानी थी तो तुमने मेरा तोहफा राजा बाजार में नीलाम कर दिया। यही इनके पास कहानी है, कोई लॉजिकल बात नहीं है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। वजीर आजम ने आइन अपने कानून के मुताबिक जो डिटर्मिन किए है उसकी कीमत उसका 20% लेके तोहफा ले लिया। उसके बाद वजीर आजम अगर उनकी तरह होता तो मोटरवे से कमीशन खा लेता, उनकी तरह होता तो वो सिंध के ठेकों से पैसे ले रहा होता। उसे क्या जरूरत थी घड़ियां बेचने की बेचारे को? और वो इतना बड़ा हीरो है कि वो एक शर्ट पे साइन करता है तो 15 करोड़ की शर्ट बिक जाती है, टीवी में घंटे का प्रोग्राम करता है तो लोग उसको 3 अरब दे देते हैं। तो ये इनका लेवल है। बेसिकली एक ही बात है यासिर कि जरदारी साहब चोर हैं, पूरा पाकिस्तान कहता है। इमरान नवाज शरीफ साहब चोर हैं, वो कहते हैं चोर भी हैं तो क्या हुआ, नवाज शरीफ खाता है तो क्या हुआ, लगाता भी है। इमरान खान को ये अपनी तरह साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं। वो एक ड्रामा सा फ्रॉड सा उमर फारूक आ गया जो एम ही दावा कर रहा है कि मैंने घड़ी ली है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। हो सकता है घड़ी 10 बंदों से बिक के उसके पास आ गई हो। तो ये सारा इखलाकियात का सबक वो दे रहे हैं जिनके जो यहां से गाड़ियां लेकर गए जो गैर कानूनी थी, जो यही कानून इस्तेमाल करते रहे। लेकिन एक बात मैं इनकी तारीफ करता हूं, ये असल में कहना ये चाहते हैं कि जरदारी साहब चोर हैं तो वो तो चोर हैं, नवाज शरीफ चोर हैं तो वो तो चोर हैं। इमरान खान जो है वो चोर नहीं है, वो बहुत ईमानदार आदमी है, तो उसको आला अखलाकी मेयार पे होना चाहिए। तो ठीक है, इनकी बात हम मान लेते हैं। लेकिन जिस तरह ये हकीकत है कि जितना ये घड़ी घड़ी करके आसमान पे थूक रहे हैं, ये सिर्फ इनके मुंह पे ही पड़ रहा है। इमरान खान और पॉपुलर हो रहे हैं और सबको पता है कि इमरान खान 2-3 करोड़ रुपए का कोई धोखा करेंगे जिनके पीछे ये कौम अरबों निछावर करती है। और रही बात अब टेक्निकल कि ये इमरान खान ने बेची 2019 में, और ये मेरे भाई और इनका वो ड्रामे वाला एंकर ये परसों की तस्वीरें, परसों की रसीदें बना के, जाली एक रसीद बना के उसको अरबों रुपए की साबित कर रहे हैं। तो भाई कानून के मुताबिक इमरान खान साहब ने घड़ी ली, कानून के मुताबिक पैसे दिए, उसके बाद कहानी खत्म। अगर उन्होंने बेची है तो एफबीआर का इशू है कि उसमें जो आमदनी आई है उस पर उन्होंने टैक्स देना है, उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स भी दे दिया। उसके बाद बाकी ये है, इमरान खान आपसे पकड़ा नहीं जाता,
उसको आप रोक नहीं सकते। पाकिस्तान के दिलों में, लोगों के दिलों में वो घर करता जा रहा है और चोरों की कहीं हैसियत नहीं है। और मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान को अपनी तरह का चोर साबित करना चाहते हैं, जो हर जगह पे नाकाम होंगी। सवाल का जवाब यह है कि मैं आइन और कानून का पाबंद हूं। अगर आइन में कोई गलती है तो इमरान खान साहब को भी पकड़ें और जरा पिछला पूरा डिटेल निकालें। ये लेक्सस कौन लेके गया, ये BMW कौन लेके गया, जो कानूनी तौर पे ले जा नहीं सकते। इमरान खान हमेशा कानून के ताबे रहता है और इमरान खान पे करप्शन का इल्जाम लगाने वाला इस आपका मौक़िफ़ आ गया। राजा मेरा बात साहब, जलीलो ख्वार हुआ है। राजा साहब, अगर एवेल्युएशन की जाती है किसी एक चीज की, फर्ज कर लीजिए 5 करोड़, और उसका 20% अदा करके आपने वो चीज ले ली, उसके बाद आपने जब मार्केट में उसे बेचा तो आपने 5 करोड़ की बजाय उसे 10 करोड़ में बेच दिया। वो आपकी शख्सियत की वजह से बिक गई या वो उस वक्त मार्केट वैल्यू के हिसाब से बिक गई, तो क्या कानूनी दायरा कार के अंदर फिर भी आपके खिलाफ कोई एक्शन होगा कि ये 5 करोड़ की चीज़ नहीं थी, ये 10 करोड़ की थी? हालांकि इवेल्युएशन आपने खुद नहीं की, वो उस टीम मेंबरान ने की है जो तोशाखाना के एवेल्युएट करने वाली टीम में शामिल होते हैं। यासिर, ये ज़हन में रखिए कि जो दुनिया में जिसको कहते हैं कि जी ये कोई एक सिलेक्टेड आइटम है या जो एक सिर्फ एक पीस बना है, उसकी मार्केट वैल्यू ये नहीं होता कि उसके साथ की घड़ी कितने की पड़ी हुई, उसकी वैल्यू ये होती है कि किससे वो ले रहे हैं, किस पे वो बेच रहे हैं। कि शोहरत कोई अच्छी नहीं रही और अनफॉर्चुनेटली उसको कंपेयर किया जा रहा है उस शख्स से कि जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक दफा ये जा चुके हैं कि जनाब इसके जो ये केसेस थे सादिक और अमीन का उस वक्त हुआ था और डिक्लेरेशन आ चुकी है। राजा साहब, एक चीज और ऐड ऑन करिएगा, एंड बायर जो है क्या उसे कोट किया जा सकता है? क्योंकि आपने जो पहले हाथ किसी को बेची होगी, वहां से बिकती बिकती एंड बायर के पास गई, तो एंड बायर का मौक़िफ़ किस हद तक वैलिड है, या पहले खरीदार का मौक़िफ़ ज्यादा वैलिड होगा? देखिए, पहले खरीदार ने आके बता देना है कि जी एज पर आर रिकॉर्ड ये हमने घड़ी खरीदी। पहली बात तो यासिर ये है कि जब उन्होंने ले ली उसके बाद इस केस को एक क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन है, इसमें फर्दर किसी किस्म की कोई कानूनी तौर पे ये क्रिमिनलिटी नहीं बन सकती कि इन्होंने ए को बेची, बी को बेची, बी ने सी को बेची। किसी ये एक बिल्कुल फजूल किस्म की एक्सरसाइज है जो की जा रही है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ऑप्टिक्स और टीवी पे लाना है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई अदालत इसमें कोई क्रिमिनोलॉजी या जो क्रिमिनल एक्ट है या कोई ऐसा एक्ट है कि जो कानून की खिलाफवर्जी है, कतई नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये बायर और सेलर का आपस का ताल्लुक है, वो जो भी स्टेटमेंट देता है, एंड दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि अब इस स्टेज पे अगर उस शख्स के पास थी, तोशाखाना में ये केस कब से चल रहा है, क्या उस शख्स को बुलाया गया तोशाखाना के केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि भाई आके गवाही दे दो? क्या वो शख्स इससे पहले सरफेस करके आया कि जनाब मैंने ये चीज खरीदी हुई है? यानी इस पूरे मामले में खिलाफे कानून कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, खिलाफे कानून कोई भी इकदाम नहीं उठाया गया। अखलाकियात के बेस के ऊपर अगर इसको सियासी बयानिया बनाया जा रहा है तो ये सियासी बयानिया कब तक चलेगा, एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के मुस्तकबिल पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल और आर्मी एक्ट में तरामीम के हवाले से जो बाज़ सुनाई देती है उसमें हकीकत क्या है, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह कादिर खान मंदोखेल साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो रही है, खान साहब की मकबूलियत कम होते हुए वो परेशान भी हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जिसका रूट पहले एक मुख्तसा रूट तब्दील हुआ और अब फिर मुख्तलिफ रूट से वो इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है, रावलपिंडी पहुंचा जाएगा। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी इलेक्शन कैंपेन है, मोबिलाइज किया जा रहा है आवाम को, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च का भी इसे नाम दिया जाता है। क्या ये इलेक्शन कैंपेन है, ये लॉन्ग मार्च है? रावलपिंडी पहुंचने के बाद मकासद क्या होंगे? वफाकी हुकूमत क्या रास्ता देगी लॉन्ग मार्च के शुरका को इस्लामाबाद आने के लिए, एक पुरअमन एहतजाज करने के लिए, या रुकावट डाली जाएगी? इस पर मुफस्सल गुफ्तगू की जाती है। कादिर खान मंदोखेल साहब की जानिब बढ़ूंगा। मंदोखेल साहब, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना अवामी लॉन्ग मार्च निकाला था, सिंध से चले, फिर वाया GT रोड आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए, आपको फेवर दी गई पंजाब हुकूमत की तरफ से भी, कहीं पे कोई रुकावट नहीं लगाई गई, आप उसे जमहूरी हक भी कहते थे, तो क्या आपकी नजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी हक नहीं इस्तेमाल कर रही, कोई और पत्ता इस्तेमाल कर रही?
देखिए यासिर साहब, पहले सेगमेंट में न तो अब्बासी साहब ने ना आमिर अब्बास साहब ने आपकी अखलाकियात वाली सवाल का कोई जवाब दिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सवाल ये कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने दुनिया की तारीखी मार्च, जहां 10 दिन 10 रात हम सड़कों पे थे और रात हमारी टेंट सिटी में होती थी, और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारी खासकर MNA-MPA के लोकेशन चेक करते थे रात को भी और सुबह भी, ताकि कोई इधर उधर किसी बंगले में भी ना चले जाए। और यूं हमने अपने कमिटमेंट के तहत IND चौक में अदम एतमाद की तहरीक पेश करके हमने खत्म कर दिया। आप मुझे बताओ कि इमरान न्याजी साहब जहां 25 मई को आ रहे थे, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा वो केस चला था। सुप्रीम कोर्ट में इनके तरफ से फवाद चौधरी साहब के भाई और बाबर अवान साहब ने बाकायदा एफिडेविट दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको H9 पार्क में उसको इजाजत दी। इजाजत देने के बाद इमरान न्याजी साहब जिद थे, उन्होंने बोला नहीं जी मैंने तो डी चौक जाना है। और डी चौक में जिस तरह आए थे और जिस तरह उन्होंने दरख्तों को आग लगाया, आपको दुनिया की तारीख में ऐसे मिसाल नहीं मिलती। जंग के हालात में भी दरख्तों को आग लगा थे। और ये बात सदाकत अब्बासी साहब को तो नहीं मानेंगे। उनके दूसरे लीडरान मुख्तलिफ टॉक शो में ये बात करते थे, हमने आंसू गैस को डिफ्यूज करने के लिए हमने दरख्त के टेनिया काटी, मतलब दरख्त को हमने आग नहीं लगाई है। चलो जो भी हो, आप मुझे बताओ कि जिस पार्टी का या जिस शख्स का माजी इस तरह, वरना आइन का आर्टिकल आमिर अब्बास साहब आपको बेहतर बताएंगे, आर्टिकल 15, 16 और 17 में ये क्लियरली किया है जलसे जुलूस हर चीज पे कोई पाबंदी नहीं है मगर कानून के दायरे में। खुद इमरान न्याजी साहब ने उसी 25 मई के जलसे में कहा था कि मेरे साथ जो लोग थे वो मसला थे, ये खून खराबा हो सकता था। तो आप मुझे बताओ तो कि आपने खुद अपनी लॉन्ग मार्च को खूनी बनाया, खुद अपनी लॉन्ग मार्च को दरख्तों का नजर किए, खुद बातों ऐसी जलसे जुलूस पे क्या हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान उसकी इजाजत देंगे? अदरवाइज स्मूथ तरीके से अगर जलसे जुलूस करते हैं तो उस पर न तो कोई पाबंदी थी न को पाबंदी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत को इस चीज की हमने हिमायत की है, तो इस हवाले से मगर इनका माजी दरदार है। यासिर साहब सवाल ये है। अच्छा मंदोखेल साहब, एक सवाल इसी में आप ले लें कि आपके जो मजबूत इत्तेहादी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने जब धरना दिया था इस्लामाबाद में, उनका तो एक मुनज़्ज़म विंग मौजूद है जो डंडा बरदार उनके साथ अफराद मौजूद होते थे, तो उन्हें भी आने की इजाज़त दी गई। एक जगह बैठे, उन्होंने कोई वहाँ पर गुंडागर्दी नहीं की, एक पुरअमन एहतजाज किया और उसके बाद लौट गए। तो क्या माजी की तमाम तर आप रिवायात को देखते हुए एक बार मौका नहीं देंगे कि आके पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा लें, या फिर माजी करीब से आप सबक इतना ही हासिल कर चुके हैं कि अब आप फिर से तजुर्बा नहीं करना चाहते? देखिए, जब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिए, जिस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की वायलेशन की है उसी की खिलाफ वर्जी की है, मौलाना फजल रहमान साहब का हवाला दे रहे हो। उनका डंडा बरदार तो आप मैं नहीं कहूंगा, उनका जो एक जिसको हम कहते हैं कि मॉनिटर फोर्स है जो जलसे जुलूस को मॉनिटर करते हैं, और उसके पास असला नहीं होता है, उसके पास उसी तरह एक डंडा होता है जैसा आम उसके ऊपर होते हैं, एहतजाज को रोकने के लिए होता है। तो आप ये मुझे बताओ कि क्या इस्लामाबाद में डंडा मीठा डंडा होता है, दरख्त काटा, एक पत्ता काटा, बल्कि आपको याद होगा, मुझे याद है, आपको याद हो, अब्बासी साहब तो नहीं मानेंगे, मुझे याद है सुबह सवेरे जो ना मौलाना फजल रहमान साहब के कारकुन जो ना बकायदा उन पार्क और दरख्तों को जो उन्होंने अपना कचरा खाने पीने का फेंका था उसको बकायदा साफ करते थे। जी, वो रिवायत तो मौजूद है, उसके शाहिद भी बहुत से मौजूद हैं। अब्बासी साहब, एक बात जो मंदोखेल साहब कर रहे हैं उस पर क्या जवाब देंगे कि एक बार तो आप खिलाफ कानून इकदाम उठा चुके हैं, तो फिर किस तरीके से इजाज़त दी जाए? दूसरी बात ये कि पहले आपने इस्लामाबाद पे फोकस किया, अब इस्लामाबाद की बजाय आप रावलपिंडी पे फोकस कर रहे हैं। रावलपिंडी पे फोकस से तासुर ये आता है कि आप वफाकी हुकूमत की बजाय किसी और पे फोकस किए बैठे हैं। अच्छा, पहले तो मैं पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देता हूं कि ये जो रिजीम चेंज के बाद पीपल्स पार्टी को JUI की सियासत भी अच्छी लग रही है, और अभी मंदोखेल साहब जो JUI का डंडा है उसके फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे, कितना ज़बरदस्त डंडा उनके हाथ में होता है। उनकी जो वो अख़वानुल मुस्लिमीन है उनके बारे में तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी बहुत तब्दील हो गई है। पहले तो वो नून लीग को ज़ियाउल हक़ का बाक़ियात कहते थे, आजकल बिलावल जो है वो शहबाज शरीफ के पीछे बैग उठा के फिरते हैं, तो ये भी एक तब्दीली है कि मौलाना फजल रहमान के डंडे के ये फ़ज़ाइल बयान करें।
चले इन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। मुझे ये बता दें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डी चौक के बारे में तो था, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऑर्डर था कि डॉक्टर यास्मीन जब लाहौर से निकली तो गुंडों ने अपना जो राना सनाउल्लाह के गुंडों ने और गुल्लू भट्टो ने उनकी गाड़ी तोड़ी? वो कौन सा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जस्टिस नासरा जावेद जो अल्लामा इकबाल की बहू हैं उनके घर रात पुलिस वाले गए? वो कौन सी वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि सरगोदा में, खुशाब में, मियाँ वाली में, भक्कर में, मुल्तान में, लाहौर में आपने टीयर गैस करके लोगों को रोका और अटक में पुल पे लोगों को रोका और सड़क पे कीलें बिछाई? ये कौन सी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था? क्या आप अपनी बात कर रहे हैं? आपने तो भुट्टो का नाम डुबो दिया इस खाली अपने केस माफ कराने के लिए और NRO 2 लेने के लिए। कौन सी सियासत? हमारे दौर में आप आए वो काम पे टांगने वाला मार्च लेके, हमने आपको जगह दी, मौलाना फजल रहमान के लोग आए उनको हमने जगह भी दी और उनको जब बारिश हुई तो हमने उनके लिए रजाइयों का बंदोबस्त करने का भी कहा। ये फर्क होता है एक सियासी लीडर जिसकी आवाम में जड़े हों और एक जो चोरों का टोला है जिसको पकड़ दकड़ के बिठाया गया हो। ये डरते हैं इमरान खान से, खौफजदा हैं। अब हम क्यों आना चाहते हैं पिंडी सवाल का दूसरा हिस्सा जो 25 मई को इन्होंने किया, पाकिस्तान की तारीख का ये कालक जो है ये पीपल्स पार्टी के मुंह पे भी है और मुस्लिम लीग नून के मुंह पे ये कालक मली है। इन्होंने सियासी कारकुनों को तशद्दुद किया, औरतों बच्चों पे टीयर गैस की, खुद ये आग लगाते रहे, खुद दरख्त काटते रहे, क्योंकि PTI ने अभी भी 75 जलसे किए हैं और लॉन्ग मार्च किया और पूरे पाकिस्तान में एक मिसाल नहीं है कि किसी PTI के कारकुन ने कोई गमला भी तोड़ा हो, क्योंकि PTI का कारकुन अपने लीडरों की करप्शन जाने के लिए नहीं निकल रहा, वो मुल्क के लिए निकला और आपको पता है कि आप क्या करने के लिए निकले। अब हम पिंडी इसलिए कहा है कि ये चूंकि ये इनके पास 27 किलोमीटर की हुकूमत है और ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये गुंडागर्दी करें, लोगों पे तशद्दुद करें, तो हम समझते हैं कि हमारा पुरअमन प्रोटेस्ट है और हम इसलिए पिंडी की हद तक रह के अपने जो हमारे लाखों लोग हैं वो दिखाएंगे और पुरअमन तरीके से हम मार्च करेंगे। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान फायदा क्या होगा? पंजाब में हुकूमत आपकी, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आपकी, अगर तो आपने पैगाम देना था तो सिंध से बड़ी अक्सरियत में अवाम को उठाते, बलूचिस्तान से उठाते या मज़ाफ़ात से उठाते। अपनी ही हुकूमतों में ये लॉन्ग मार्चेस, ये एहतजाज, ये आपको किस हद तक सियासी फ़ायदा देंगे? देखें, पहली बात तो यह है कि हम जो काम कर रहे हैं वो पहली बात है हमारा आईनी हक है। नंबर 2 ये कि अवाम इकट्ठे होते हैं चाहे वो किसी भी सूबे के हों और इन सूबों में हमारी हुकूमतें हैं, बिल्कुल हमारे लोग हैं और हमारी हुकूमतों के वो ऐसी नहीं है कि हमको पटवारी भेजते हैं या पीपल्स पार्टी वालों की तरह पैसे दे के बंदों को भेजते हैं। हमारे हर शहर में लोग निकलते हैं और लॉन्ग मार्च वो अगली पॉइंट पे जाता है, उस शहर के लोग निकलते हैं, वापस चले जाते हैं। और जब पिंडी आएंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी भी लीडर ने इतना बड़ा इज्तिमा नहीं किया होगा जितना इमरान खान के लिए निकला है। क्या मुकाबला है? इमरान खान गोलियां खा के भी मार्च के लिए निकल रहा है और नवाज शरीफ तो वो पैरासीटामोल और डिस्प्रिन खाने के लिए भी अमेरिका और बरतानिया जाता है। मुकाबला ही कोई नहीं है। इमरान खान तने तनहा पाकिस्तान की सरजमीन पे सीना तान के फिर रहा है और ये चोर कोई इधर छुपे हुए हैं, कोई उधर छुपे हुए हैं, कोई इधर अस्पतालों में बैठे हुए हैं, कोई उधर बैठे हुए हैं। तो ये मुकाबला ही कोई नहीं है। और ये क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? इनको पता है कि इन सब की छुट्टी हो जाएगी। 14 जमातें मिलके मंदोखेल साहब के इलाके में 14 जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा तो 14,000 वोट लिया और इमरान खान ने अकेले इलेक्शन लड़ा तो वो 31-32 हजार वोट लेके। तो ये सबको पता है इनकी जवाब दे देंगे। 0/0 में यही जवाब देते रहे अपने हल्के के वाले। मैं मंदोखेल साहब आपकी तरफ आऊंगा। राजा आमिर अब्बास साहब काफी देर से बैठे हुए हैं। राजा साहब, बात ये करनी है कि सानिया वजीराबाद के ऊपर वफाकी हुकूमत का जो चीफ जस्टिस को खत था फुल कोर्ट कमीशन तश्कील देने के लिए, फुल कोर्ट कमीशन किन हालात में बनाया जाता है और किन जरूरियात को देखते हुए बनाया जाता है? माजी में आपको कौन से बड़े वाकयात के ऊपर फुल कोर्ट कमीशन देखने को मिला और उसके नताइज क्या रहे? देखिए, पहले तो ज़हन में ये रखिए जो कमीशन होता है वो बेसिकली एक फैक्ट फाइंडिंग, फैक्ट्स को कलेक्ट करता है और उन फैक्ट्स की बुनियाद पे वो सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस देता है। वो कोई इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश नहीं कहलाती। तफ्तीश के लिए आपको यकीनी तौर पे जो प्रोसेस दिया हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वो ही अडॉप्ट करना पड़ता है। लेकिन जब ये हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जैसे कि आपके इल्म में होगा कोयटा में सानिया हुआ था, वकला मारे गए थे तो एक कमीशन बना, उससे पहले भी एक फायरिंग हुई थी वहाँ पे,
तो उसमें भी कमीशन बना था हाई कोर्ट का। तो कमीशन का मकसद ये होता है कि जहाँ पे अदारे या आईजी पुलिस अगर आके कहता है कि जी मैं तो जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता, जहाँ पे इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट करने की कोशिश की जाती है और वहाँ पे 3 दिन अगर एफआईआर नहीं कट सकती, तो कमीशन चूंकि सुप्रीम कोर्ट इतनी हाई पावर्ड होती है कि वो तमाम लोगों को बुला के उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकती है और उनको प्रोटेक्शन दे सकती है कि भाई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप आइए और आके अपनी स्टेटमेंट दें। और दूसरे फरीक को भी कहती है कि जनाब आपके पास अगर एविडेंस है जो कि उसको ख़तरा होता है कि अगर हमने पुलिस को या किसी और को दिया तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो वो अपना एविडेंस लाके उधर कमीशन के पास जमा करा देगा कि जी मेरे पास ये एविडेंस है जिसकी बुनियाद पे मैं कहता हूं कि इस केस में किसकी ABC किसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो कमीशन तो ना सिर्फ इमरान खान साहब का केस, उसके अलावा अरशद शरीफ साहब का केस है, उसके अलावा और भी वो हैं, तो कमीशन इसमें इसलिए है कि टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस और क्रिमिनल सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि जनाब एक एक्स प्राइम मिनिस्टर पे अगर फायरिंग हो रही है और एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही, तो फिर कमीशन उसमें बिल्कुल फैक्ट्स फाइंडिंग के लिए लोगों को बुला के जितना भी एविडेंस है वो कलेक्ट करके उससे उसके बाद राजा साहब उसके बाद फैसला किसे माना जाएगा? क्या वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को फैसला माना जाएगा? और अगर उसे ही माना जाता है तो मुतासिरा फरीक उसके बारे में रिव्यू में जाना चाहता है, तो उसके पास प्लेटफॉर्म कौन सा होगा? जब तमाम के तमाम जजेस बैठ के अपनी रिपोर्ट दे चुके होंगे तो किस जज के सामने जाके वो खड़ा होगा? देखिए, वो जो है फैसला नहीं होता। मैंने पहले भी शुरू से ही इसी चीज से किया था कि वो एक कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, वो दे देंगे कि जनाब ये हमने इसमें लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं, ये हमारी फाइंडिंग है। वो फाइंडिंग ये नहीं है कि किसी को सजाए मौत दे दी जाए, किसी को उम्र कैद दे दी जाए या कह दिया जाए कि इसमें ए इन्वॉल्व है या बी, और वो उठा के इन्वेस्टिगेशन की जो टीम होगी, चाहे JIT बनती है, उसके हवाले कर दिया जाएगा। आपके इल्म में है कि इससे पहले भी और कमीशंस बने जिसमें कमीशन ये डिटरमिन करता है कि जी क्या कॉज थे, क्या रीजंस थे कि ये सब कुछ हुआ। तो कमीशन का फैसला कथन किसी को सजा देना नहीं होगा या किसी को बरी करना नहीं होगा, वो सिर्फ कलेक्ट करके उस तमाम एविडेंस को, उन स्टेटमेंट्स को उस JIT के सामने रख देगा जो कि पुलिस समझा जाता है कि शायद इस तरह मजबूत या वो नहीं है कि वो ये तमाम एविडेंस कलेक्ट कर सके। ठीक, वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट होगी और वो JIT जितनी तहकीकात करेगी वो उसके पैराए में देखते हुए, उसकी तमाम तर तहकीकात के दायराकार को देखते हुए, तफ्तीश जिन मराहिल में तय हुई वो सब को देखते हुए एक रिपोर्ट मुरतब कर ली जाएगी। नाज़रीन, आर्मी एक्ट के ऊपर बात की जाएगी और सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में तवा सामने आ रहा है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ात क्या है उस पर बिलखुसूस बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा इसलिए विदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, बात कर लेते हैं सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो इल्तवा का शिकार हुए हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM की दरखास्तों की वजह से हो रहे हैं। एक तरफ दरखास्त ये है कि इसे इल्तवा का इल्तवा में रखा जाए और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और जमात इस्लामी पाकिस्तान है जिन्होंने मुतफर्रिक दरखास्तें दायर कर रखी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? इस वक्त जो नफरी है, क्या वो तयनात नहीं हो सकती या कोई और मसाइल हैं? मंदोखेल साहब, एक तरफ आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रफ्ता रफ्ता मकबूलियत कम हो रही है, इनका चेहरा लोगों पर आया हो रहा है कि माजी में ये बैड गवर्नेंस जो करते रहे वो अब लोगों पे खुल के सामने आ रही है, तो फिर कराची, हैदराबाद या बड़े शहरों में बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? जब आपको पता है कि पॉपुलैरिटी आपकी है, वहां पे कारकुनान आपको सराहते हैं, तो इलेक्शन हो लेने दें। अच्छा, आपके सवाल से आधा मिनट में आपको लूंगा अब्बासी साहब के पिछले सेगमेंट। पीपल्स पार्टी को हरा है, आधा सच बोला है। कोरंगी की सीट जो है ना वो PTI ने जीती, उसके बराबर में सीट मलीर की वो पीपल्स पार्टी के छोटे से कारकुन अब्दुल हकीम बलोच ने इनके सबसे बड़े खिलाड़ियों को 10,077 तीर मार के यहां से भगाया। और एक साल पहले जहां मेरे इलेक्शन में बल्दियाती होता फैसल वाडा साहब के, वहां PTI को 6ठे नंबर पे पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने पहुंचाया।
ये दो। तीसरा, पंजाब हुकूमत में जहां हमारा मूसा गिलानी कैंडिडेट था, पीर साहब और पीटीआई दोनों समेत को 25,186 वोटों का बरतरी करके तीर मार के पीर साहब की भी सफाइस्ती से हटा दिया है। अब आइए बल्दियाती इंतखाबात की तरफ। देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो अंदरूनी सिंध के हैदराबाद और कराची और बदीन के अलावा जहां इलेक्शन हुआ था, वहां 2800 में से 2650 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला है, पीटीआई कोई कैंडिडेट ही नहीं था। अब सूरत-ए-हाल आपके सामने है कि तारीख का, सदी का ये खतरनाक तरीन सैलाब जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 141 के मुताबिक बिलावल भुट्टो साहब ने साबित किया, पूरी दुनिया ने माना, और उसके बाद आपका यूएन का सेक्रेटरी जनरल आया, उसने माना, और सदी क्या उससे पहले अंग्रेज के वक्त में खतरनाक से हुई है। अब आप मुझे बताओ कि जहां 90% सिंध पानी में डूबा हुआ है, जहां बलूचिस्तान डूबा हुआ है, पुख्तनख्वा के कुछ जिले है, पंजाब के कुछ जिले है, आप मुझे बताओ कि हम तो अपने लोगों की खिदमत के लिए सिंध हुकूमत, वजीर आला, मेरा चेयरमैन बिलावल, MNA, ये तमाम आवाम की खिदमत में लगे हुए। दूसरी तरफ पीटीआई के चेयरमैन, आप मुझे बता दो वो कहाँ गए, और वो 10-15 अरब रुपए किधर खर्च हो गए। मंदोखेल साहब, जहाँ पे सैलाब नहीं है, सैलाब से मुतासरा जो इलाके नहीं है, हैदराबाद और कराची में कराने पे क्या इतराज है? ये इतराज है, मैं बस बता रहा हूँ। देखिए, अब मुझे बताओ कि यहाँ जो उन्होंने वफाकी हुकूमत में रुख और तय करके रखा है, खंबे पे चढ़ के एक शख्स, या तो मैं खुदकशी करूंगा या मुझे हुकूमत दो, तो मैं एक कहूंगा कि वहां भी आप कौमी असम्बली का नाम बदल के जत्था असम्बली रख ले, जिसका जत्था ज्यादा हो वो आके कब्जा कर ले। कल तालिबान आ जाए, PTM आ जाए और शेख ताहिर कादरी आ जाए। अब जहां सारे फोर्सेस सिंध में सैलाब में लगे हुए हैं, आप मुझे बताओ कराची का जहां हसास तरीन इलाका है, जहां तमाम कौमियत, तमाम फिरके के लोग रहते हैं, आप मुझे बताओ कि यार लॉ एंड ऑर्डर का सूरत-ए-हाल किससे आप कंट्रोल करेंगे? आपके वफाकी हुकूमत ने हमसे पुलिस मांगी, हमने इस्लामाबाद भेज दी है, तो आप मुझे बताओ जो बाकी पुलिस है हमारे अंदरूनी सिंध में, वहाँ इंतजामिया लगाए सैलाब की लोगों की खिदमत। मंदोखेल साहब, इसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल, कितनी पुलिस की नफरी इस्लामाबाद भेजी गई? गालबन जो मुझे याद पड़ रहा है कोई 33,000 या 30,000 के लगभग है। 30,000 इस्लामाबाद भेज दिया आप लोगों ने? देखिए, मैं क्या खौफ है, पूछे क्या खौफ है, ये बता, मैं जवाब तो कंप्लीट कर दूं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि सिंध पानी में डूबा हुआ है और इनको सैलाब, उनको इलेक्शन की पड़ी हुई है। जरा आइए सिंध के किसी शहर का विजिट करे और ओपन मीडिया से खिताब करे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर क्या होगा, आपके साथ क्या सलूक होगा। सवाल ये है, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे। आज इलेक्शन कमीशन ऐलान कर दे, हम नौमान की जिम्मेदारी ये खुद संभाले, जो हमारे पास बची कुछ फोर्स है वो हम देने को तैयार है, हम इलेक्शन के लिए तैयार है। अब्बासी साहब क्या कहते हैं? अब्बासी साहब क्या कहते हैं? एक तरफ उन्होंने सिंध पुलिस जो थी उन इलाकों में सिर्फ पंजाब में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये अब्बासी साहब से पूछो। पंजाब अब्बासी साहब एक तो जवाब इसका दें कि पंजाब में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा, आप लोगों ने कितना हवा बना दिया कि सिंध में जो सैलाब मुतासरा इलाकों में पुलिस भेजी हुई थी वो आप लोगों की वजह से 30 से 33,000 नफरी बकौल मंदोखेल साहब इस्लामाबाद में भेजनी पड़ गई है, जिससे वहां के अमूर भी मुतासर हो रहे हैं। वैसे हैरत है, बारिश हुई थी जुलाई में, और जुलाई के एंड पे बारिश हुई थी, आखिरी हफ्ते में, कुछ अगस्त के पहले हफ्ते में, और अब हम नवंबर के दरमियान में आ चुके हैं। नवंबर का आखिरी हफ्ता है, यानी दिसंबर में हम हैं। अभी तक इनका सैलाब नहीं ख़त्म हुआ। ये सैलाब नहीं है, ये तूफ़ान है, और तूफ़ान इमरान खान की मकबूलियत का है, और वो जो बाकी कचरा है ना, वो जो गंदा पानी है, वो पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस का है, जिसके खौफ के मारे ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। इनको इस्लामाबाद अपना लॉन्ग मार्च को डील करने के लिए इनके पास पुलिस है। लॉन्ग मार्च अभी आया ही नहीं, अभी हम जेल में बैठे हुए, और ये पिछले 4 महीनों से इनकी यहाँ पे इन्होंने बकौल इनके पुलिस भेजी हुई है। तो एक ही बात है मेरे भाई, अंधे को भी पता है, इनको अपनी हैसियत का, अपनी औकात का पता है कि पब्लिक में ये निकलने जोगे नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इन्होंने ये जो रजीम चेंज में जो रोल प्ले किया था वो सिर्फ अपने केसेस माफ कराने के लिए किया था। मंदोखेल साहब उसका भी जवाब दे दें। मुझे पंजाब में बात कर रहे हैं कि पंजाब में अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं करवा सके, मकबूलियत भी आपकी ज्यादा है, आप ही की हुकूमत है, इलेक्शन करवा दें। देखिए, पंजाब में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पंजाब में हुआ ये कि पंजाब में भी रिजीम चेंज आया, और वो गवर्नमेंट जब चली गई तो उन्होंने कानून बदल दिया,
वो कानून जो हमारा था, हमने तो मौज़े का कानून बनाया था, एक गांव की बनाई हुई थी, तो दरमियान में इंपोर्टेड हुकूमत है, इन्होंने वो कानून सारा उस पर वो ऑर्डिनेंस ले आए, तो वो कानून फंस गया और कानून जो है वो उसको दोबारा चेंज किया जा रहा है। और फिर आपको पता है कि हम इस्तीफे दे के बैठे हुए, हम इलेक्शन बल्दियात की बजाय हम जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा रहे। आप तो इंपोर्टेड सेटअप हैं, आप तो सरप्रस्ती में हैं, आपने क्यों, आपको इतना अरसा हो गया इलेक्शन नहीं कराए? हमारी गवर्नमेंट है केपीके में, वहां तो इलेक्शन हो गए। केपीके में आप समझते हैं कि कानून ये जो इमरान बनाया था उसी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। राजा आमिर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान नहीं, कानून बदला है, कानून बदला है इन्होंने, सही, मैं कानून तब्दील हुआ है, हमारी गवर्नमेंट केपीके में है, हमने इलेक्शन जीते ही आ रहे हैं, हमने इलेक्शन करवाया है, और ये बुनियादी आईनी जिम्मेदारी है हुकूमत की कि वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के मुताबिक इख्तियारात को नीचे उम्मीद करते हैं दोनों तरफ आईनी जिम्मेदारी पूरी हो, लेकिन पीपल्स पार्टी डरती है, हुकूमत हो या पीटीआई की हुकूमत हो, इन दोनों तरफ की बात नहीं है, हमें इनसे ना मिलाएं। इनकी स्टेबल गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है, और हमें जो हमारी स्टेबल गवर्नमेंट है वो हमने इलेक्शन करवा दिए। ठीक अब्बासी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। पार्टी जीती है, एएनपी जीती है और हम जीते हैं, लेकिन ये होता है डेमोक्रेटिक और एक इंपोर्टेड सेटअप का फर्क। राजा आमिर अब्बास साहब, आप क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जवाब है कि हमारे पास नफरी मौजूद नहीं है, अमन अमान का खतरा है, जिसकी वजह से हम अभी इलेक्शन नहीं करवा सकते, इसी वजह से इलेक्शन कमीशन सिंध को भी इन्होंने बारहा दरखास्तें दी हैं कि इलेक्शन को इल्तवा में रखा जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बुनियादी जवाब आपकी नज़र में किस हद तक कानूनी दायरा कार के तहत वैलिड है? देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखिए कि आईनी तौर पे ये हमारी और इस मुल्क के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी एक जजमेंट बहुत डिटेल में आ चुकी है, जिसमें कहा है कि ये जो इख्तियारात हैं, ये जो चीज़ें हैं, इसको निचली सतह तक ट्रैवल कराना है और वहाँ पे जाके लोगों को एम्पावर कराना है कि ये असल इख्तियार उनका है बल्दियाती लेवल पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा डायलेमा है वो ये है कि जी जो मज़े नेशनल या कौमी या सूबाई असम्बली के हैं, वहाँ पे जो आपको मिलता है तरक्याती फंड, उस फंड को ये कोशिश की जाती है कि यहीं पे रहे और ये नीचे की सतह तक ट्रैवल ही ना करे, कि जहाँ पे एक आम आदमी के इस्तेमाल के लिए स्कूल बने, एजुकेशन पे लगे और उनकी बेसिक पानी और इन फैसिलिटीज पे लगे। तो ये निचली सतह तक इस्तेमाल और निचली तक पहुंचाना, ये हुकूमतों की इस वक्त तरकीब दिखाई नहीं देती। अगर इस तरफ तवज्जो दी जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। आखिरी मिनट चल रहा है। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, एक खुसूसी सवाल ये कि आर्मी एक्ट में तरमीम की बाज़गश सुनाई दे रही है, इसमें हकायक हैं, और अगर हकायक हैं तो कानून में तरमीम अवामी मफाद के लिए की जाती है, तो अगर इसमें तरमीम हो रही है तो किस मफाद के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं पता कि तरमीम हो रही है तो क्या हो रही है। 2019 में पीटीआई ने जो तरमीम पेश की थी, जहां उन्होंने आर्मी चीफ के एक्सटेंशन और अपॉइंटमेंट के इख्तियार प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को दी थी, जहां पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत सब ने इनकी हिमायत की है। और आज पीटीआई वाले उस बात से भी मुकर रहे हैं, गालबान उन्हें ब्रेकेट में लिखवाना भूल गए कि इमरान नियाजी साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई और होगा तो फिर चोर होगा, मुझे होता नहीं होगा, गद्दार होगा, वगैरह वगैरह। अब्बासी साहब, आर्मी चीफ की तैनाती पे खामोशी से पीछे बैठ के देखेंगे, ये बयान है खान साहब का। पहले बयानात कुछ और होते थे, वो ये कह रहे थे कि अपनी मर्जी से लगाना चाहते हैं। क्या दाल नहीं गली या किसी मसलहत के तहत या दूरअंदेशी के तहत खामोशी इख्तियार की है? हमें आर्मी हमें लगाने वालों को एतराज है कि दो जहान के चोर चक्के, दो जहान के खिलाफ याफ्ता, दो जहान के मफरूर अगर बैठ के इतनी बड़ी तैनाती का फैसला करेंगे तो इखलाकी तौर पर पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। और जो आपका रूल ऑफ लॉ है उसके खिलाफ बात है। एक आदमी बातों से भागा हुआ है, झूठ बोल के भागा हुआ है, खिलाफ जाता है, तो आप यही बेहतर समझते हैं कि चुप करके देख कर क्या रही है हुकूमत, फिर उसके बाद अपनी कोई हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। उम्मीद ये करते हैं कि जिसकी जानिब से भी हिकमत अमली तरतीब दी जाए वो मुल्क की बेहतरी के लिए दी जाए, जिससे मुआशी मसाइल का सामना न करना पड़े। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब और राजा आमिर अब्बास साहब और सदाकत अली अब्बासी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हॉट टॉक पाकिस्तान का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे मेज़बान यासिर रशीद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।